नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन ने बढ़ रहे ट्रेड पार्टिसिपेशन के बीच $28,400 के स्तर को पुनः प्राप्त किया। वर्ष की शुरुआत के बाद से प्राइस रिकवरी का एक्सपीरियंस होने के कारण हाल के महीनों में लीडिंग कॉइन ने माइनर्स के इंटरेस्ट को भी आकर्षित किया। हालांकि कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स नियर टर्म में एक रोलर कोस्टर राइड की ओर इशारा कर रहे हैं। लेटेस्ट यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा के बाद पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन $28,400 के स्तर पर वापस आ गया, जो अगली बैठक में फेडरल रिजर्व को रेट्स बढ़ाने के लिए समर्थन करता है। आने वाले अर्निंग सीजन के बीच बैंकिंग क्षेत्र के प्रोस्पेक्ट्स में हो रही गिरावट इन्वेस्टर्स को इक्विटी से दूर रख रही है और सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तलाश कर रही है। इस दौरान एक्सटेंडेड वीकेंड के कारण वीडीएस की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 0.89% बढ़ गया है, जो कुल $1.19 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 8.51% बढ़कर $29.64 बिलियन हो गया। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के $3.13 बिलियन के साथ टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 10.5% हिस्सा है। स्टेबल कॉइन्स का अकाउंट $25.73 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 86.80% है। मार्केट में बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.22% बढ़ गया है, जिससे ये टोटल क्रिप्टो मार्केट का 46.20% हो गया। इस बीच सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल्स USDC स्टेबल कॉइन, जो $42 बिलियन के मार्केट कैप के साथ दूसरे सबसे बड़े स्टेबल कॉइन है, सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स की वजह से अमेरिकी डॉलर से डीपेग हो गया। 6 अप्रैल की घोषणा के अनुसार NFT मार्केटप्लेस LooksRare ने वर्जन 2 में अपग्रेड किया है। फीस में 75% की कमी की है और कई अन्य सुविधाओं को भी लागू किया है। LooksRare वर्जन 1 प्लेटफॉर्म ने पर ट्रेड 2% चार्ज किया था। वर्जन 2 में इसे घटाकर 0.5% कर दिया गया है। इसके अलावा V2 में अधिक गैस एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिससे यूजर्स ऐप के प्रीवियस वर्जन की तुलना में पेट्रोल फीस पर लगभग 30% की बचत भी कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार वर्जन 2 में सेलर्स को अधिकांश सेल्स के लिए रैप्ड ईथर के बजाय ईथर प्राप्त होता है, और यदि यूजर एक ही समय में कई ट्रेड करना चाहता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बल्क बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स की अनुमति भी देता है। इसके अलावा एग्रीगेटर्स अब कस्टम रेसिपिएंट्स को लागू कर सकते हैं, जिससे यूजर्स एक वॉलेट के साथ NFT खरीद सकते हैं, लेकिन इसे दूसरे को भेज भी सकते हैं। सेलर्स ETH के बजाय टोकन प्राइसेस में सेल के लिए अपने NFT को लिस्ट कर सकते हैं, जिसमें इक्विवेलेंट ETH में भुगतान की जाने वाली एक निश्चित अमेरिकी डॉलर की कीमत भी शामिल है। इस हफ्ते सबसे बड़े NFT मार्केटप्लेस OpenSea ने अपने ओन प्रो ट्रेडिंग टूल्स जारी करके वॉर को फिर से रीइग्नाइट किया है। OpenSea ने अपने ट्रेडिंग टूल्स को फिर से रीब्रांड किया, जिसे पहले ड्रेम के रूप में जाना जाता था। मार्केटप्लेस का किंग, जिसे अब OpenSea Pro के नाम से जाना जाता है, ट्रेडर्स को एक ही प्लेस पर 170 से अधिक लिस्टिंग, फ्लो स्वीपिंग टूल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑप्शंस, कलेक्शन और ट्रेड ऑफर्स और भी बहुत कुछ प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर OpenSea अपने यूजर बेस को ब्लर में जाने से रोकना चाहता है। उन्हें ब्लर टोकन जैसे रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, जो ब्लर मार्केटप्लेस ट्रेडर्स को डिलीवर किए जाते हैं। OpenSea ट्रेडर्स को एक नए प्रकार के टोकन के साथ रिवॉर्ड देने का इरादा रखता है, जिसकी शुरुआत पिछले जेम यूजर्स के लिए एक मुफ्त NFT से होती है। जेमेसिस पहला रिवॉर्ड एक लिमिटेड एडिशन NFT है, जो OpenSea के नए माइलस्टोन मोमेंट को रिमेंबर करता है। एक कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ध्यान रेडियो नामक कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज की तरफ खींचा। कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन ने फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण को फर्म की बिजनेस एक्टिविटीज और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी और AML लॉज के संबंध में इंडियन टैक्सेशन लॉज के कंप्लायंस के बारे में पूछताछ करने के लिए लिखा। रेडियो खुद को दुनिया का पहला और सबसे बड़ा लाइसेंस प्राप्त डिजिटल क्रिकेट कलेक्टिबल प्लेटफॉर्म बताता है, जो फैंस को पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्ट्स के करीब लाने के लिए डेडिकेटेड है। कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी बिजोन कुमार मिश्रा ने FM को लिखे एक लेटर में कहा कि वास्तव में रेडियो एक NFT और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, जो उनकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों के लिए ऑब्वियस नहीं है।
मिश्रा के अनुसार उनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि रेडियो ने भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी के लागू टैक्सेशन प्रोविजंस का उल्लंघन किया है। ये देखा गया है कि रेडियो में सभी ट्रांजैक्शंस में कंज्यूमर्स को अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को अपनाकर डिसेप्टिव मैनर से गुमराह किया जाता है, जिसे न केवल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूप में जाना जाता है बल्कि कंज्यूमर राइट्स का भी उल्लंघन होता है। उन्होंने आगे कहा कि रेडियो की मौजूदा KYC प्रक्रिया हमारे देश के AML कानूनों का उल्लंघन करती है। अमेरिकन कॉस्मेटिक्स कंपनी बॉबी ब्राउन ने यूनाइटेड स्टेट्स में मेटावर्स ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में दाखिल किए गए आवेदन को ट्विटर पर USPTO लाइसेंस प्राप्त ट्रेडमार्क अटॉर्नी माइक कॉन्डुलिस द्वारा साझा किया गया था। ट्वीट के मुताबिक कंपनी कॉस्मेटिक्स के रूप में डाउनलोड करने योग्य वर्चुअल गुड्स जारी करने का इरादा रखती है। फाइलें वर्चुअल वर्ल्ड में सुलभ होंगी। बॉबी ब्राउन मेटावर्स में उपयोग के लिए एंटरटेनमेंट सर्विसेज और नॉन डाउनलोडेबल वर्चुअल कॉस्मेटिक्स भी बनाएगा। कॉन्डुलिस ने यह भी खुलासा किया कि सैम क्लब एक अमेरिकन मेंबरशिप केवल रिटेल वेयरहाउस क्लब चेन ने मेटावर्स ट्रेडमार्क आवेदन दायर किया था। कंपनी कथित तौर पर वर्चुअल रियलिटी कंटेंट के ट्रांसमिशन जैसी दूरसंचार सेवाओं को विकसित करने की योजना बना रही है। सैम का क्लब इंटरैक्टिव मनोरंजन के साथ VR और AR गेम और अनुभव भी जारी करेगा। अपने मेटावर्स लक्ष्यों के विफल होने के बाद मेटा अब अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए AI पर निर्भर है। मेटा ने बुधवार को सेगमेंट एनीथिंग मॉडल लॉन्च किया। कुछ क्लिक के साथ सेगमेंट एनीथिंग लोगों को इमेजेस में ऑब्जेक्ट ढूंढने में सक्षम बनाता है। सेगमेंट एनीथिंग, जो अभी भी बीटा में है, जो एक स्नैपशॉट ले सकता है और एक इमेज में हर पिक्सल की पहचान कर सकता है, जिससे एक या अधिक चीजों को बाकी चीजों से अलग किया जा सकता है। मेटा ने नए मॉडल की घोषणा करते हुए कहा, सेगमेंटेशन ये पहचानना है कि कौन सी इमेज पिक्सल किसी वस्तु से संबंधित है, जो कंप्यूटर विजन में एक कोर टास्क है और इसका उपयोग साइंटिफिक इमेजरी के एनालाइजिंग से लेकर फोटो एडिटिंग करने तक एप्लीकेशंस की एक वाइड रेंज में किया जाता है। मेटा के अनुसार स्पेसिफिक जॉब्स के लिए रिलायबल सेगमेंटेशन मॉडल्स बनाने के लिए टेक्निकल प्रोफेशनल्स को AI ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी मात्रा में एनोटेट किए गए इन डोमेन डेटा की जरूरत होती है। मेटा के अनुसार सेगमेंट एनीथिंग AI सिस्टम को 11 मिलियन फोटोज पर ट्रेन किया गया था। मेटा लिबरल ओपन लाइसेंस अपाचे 2.0 के तहत सेगमेंट एनीथिंग गिटहब के जरिए रिसर्चर्स के लिए सेगमेंट एनीथिंग अवेलेबल करवा रहा है। फिडेलिटी इंटरनेशनल ने डिसेंट्रलैंड मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर फिडेलिटी इंटरनेशनल कैंपस के लॉन्च की घोषणा की है। क्रिप्टो ग्लोब के साथ साझा की गई एक प्रेस रिलीज के अनुसार ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने और यूजर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट और एक इमर्सिव वर्चुअल एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करने के महत्व पर एजुकेट करने का लक्ष्य रखती है। प्रेस रिलीज के अनुसार फिडेलिटी इंटरनेशनल कैंपस एक तरह का डिजिटल स्पेस है, जिसे यूजर्स को मजेदार और आकर्षक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इंटरैक्टिव गेम्स गैलरी और द गेम ऑफ लाइफ, सोशल मोबिलिटी गैलरी और डिस्कवर फिडेलिटी बिल्डिंग्स जैसे फीचर्स हैं। यूजर्स लर्निंग एक्सपीरियंस में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हुए NFTs और एक्सक्लूसिव डिसेंट्रलैंड वेरिएबल्स जैसे डिजिटल एसेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस, जिसने US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट घोटालों से जुड़े $112 मिलियन से अधिक जब्त करने में मदद की। न्याय विभाग ने 3 अप्रैल को घोषणा की कि अरिजोना, कैलिफोर्निया और इडाहो डिस्ट्रिक्ट के जजेस ने सीजर वारंट्स ऑथराइज करने के बाद 6 वर्चुअल करेंसी अकाउंट्स पर नियंत्रण कर लिया था। कथित रूप से कई क्रिप्टो करेंसी ट्रस्ट घोटालों की प्रोसीड्स को लूटने के लिए फंड्स का उपयोग किया गया था। एजेंसी के अनुसार ऑनलाइन फर्जी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम के अपराधियों ने विक्टिम्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कल्टिवेट किया, जो पिग बटरिंग के रूप में जाना जाने वाली एक प्रैक्टिस थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि विक्टिम्स द्वारा भेजे गए फंड को क्रिप्टो करेंसी एड्रेस और स्कैमर्स और उनके को-कंस्पायरेटर्स द्वारा नियंत्रित खातों में भेज दिया गया था। बाइनेंस ने 7 अप्रैल को टेक डाउन पर सैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया, ट्विटर पर कहा कि उन्हें उस महत्वपूर्ण मामले का समर्थन करने पर गर्व है।
देश के प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस के प्रमुख इगोर क्रासनोव के अनुसार क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को रशिया में रजिस्टर करने की आवश्यकता होनी चाहिए और रशियन सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ अपने यूजर्स के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक्सचेंजों की आवश्यकता होनी चाहिए। उनका ये भी मानना है कि सिर्फ रशियन लॉ के तहत क्रिप्टो करेंसी की प्रॉपर्टी बनाना क्रिमिनल प्रोसीड्स के लेजिस्लेशन का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त है। क्रासनोव ने उनके इलिसिट यूज द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए उनके रेगुलेशन की वकालत की। टॉप प्रोसिक्यूटर के अनुसार, जिसे रशिया के फाइनेंशियल वॉचडॉग रोसफिन मॉनिटरिंग द्वारा पब्लिश्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैगजीन में कोट किया गया था, कठिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डिजिटल एसेट से जुड़ी एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज के जोखिम को बढ़ाती है। DYDX एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसने घोषणा की है कि वे प्राइमरी रीजन के रूप में रेगुलेटरी कंसर्न्स का हवाला देते हुए कनाडा से यूजर एक्सेस को बंद कर देगा। एक्सचेंज अब नए कैनेडियन यूजर्स को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन मौजूदा यूजर्स के पास अपनी पोजीशन को मैनेज करने और बंद करने के लिए 1 हफ्ते का समय होगा। कैनेडियन यूजर्स को 14 अप्रैल को क्लोज ओनली मोड में ले जाया जाएगा, लेकिन वे किसी भी समय प्रोटोकॉल से फंड्स विड्रॉ करने में सक्षम होंगे। कड़े नियमों के कारण कैनेडियन मार्केट से OKX जैसे अन्य क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों की विड्रॉल के बाद ये निर्णय लिया गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.2 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Bitcoin, the most popular private virtual digital asset, has reclaimed $28,400 level amid growing trade participation. The leading coin has attracted interest of miners in recent months due to the price recovery experienced since the turn of the year. However, some of the technical parameters are pointing to an impending rollercoaster ride in the near term. Bitcoin has rebounded to $28,400 level in the last 24 hours following the latest US employment data, which supports the Federal Reserve to raise rates in the next meeting. Further earnings season on the horizon and depressed banking sector performance prospects is keeping investors away from equities and in searching of safe investment avenues. The extended weekend led to increased activity in VDAs. The global cryptocurrency market capitalization has increased by 0.89% in the past 24 hours, reaching a total of $1.19 trillion. The total crypto market volume has increased by 8.51%, amounting to $29.64 billion. Decentralized finance accounts for 10.57% of the total crypto market volume with $3.13 billion. Stablecoins accounts for $25.73 billion, which is 86.80% of the total crypto market's volume. Bitcoin's dominance in the market has risen by 0.22%, making it 46.20% of the total crypto market. Meanwhile, the Circle Internet Financial's USDC stablecoin, which is the second largest stablecoin at $42 billion of market cap, depegged from the US dollar as contagion from the collapse of Silicon Valley Bank spreads.